नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका गाइड, आपका मोटिवेटर और मुख्य रूप से शिक्षक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से आपके पास भगत सिंह की जीवनी को लेकर आ रहा हूँ। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से जिनका प्रभाव सीधे तौर पर भगत सिंह पे पड़ा था। आज जिस घटना का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ वो उस घटना के समय और उस वक्त भगत सिंह की उम्र जो है सिर्फ 6 वर्ष की रही है। और उस छोटी सी नन्ही सी उम्र में ही भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पनप चुकी थी और अंग्रेजों से लोहा लेने का मन उन्होंने 6 साल की उम्र में ही ले लिया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सी घटना थी जिसकी वजह से भगत सिंह 6 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों से लोहा लेने का निर्णय ले लिया था। बात उन दिनों की है जब भगत सिंह 6 वर्ष के थे और एक रात वो चुपके से अपने दादी के कमरे में चले जाते हैं और उनके बिस्तर पर लेट जाते हैं दादी के पास। और वो अपने दादी से कहते हैं, दादी एक कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। दादी कुछ देर के लिए विचार करती है और उसके बाद भगत को एक कहानी सुनाती है। उस कहानी में एक राजा है, एक रानी है और उनके 6 पुत्र और उन 6 पुत्रों की पत्नियां। उनमें से बड़े पुत्र का एक बालक। मुख्य रूप से यही पात्र है। कहानी इस प्रकार थी कि राजा और रानी और उनके 6 बेटे और उनकी पत्नियां और साथ साथ वो छोटा राजकुमार जो उन राजा रानी के प्रथम पुत्र का पुत्र था, सभी खुशी पूर्वक जिंदगी जी रहे थे, बड़े इत्मीनान से जिंदगी जी रहे थे। राजा रानी भी अपने उस छोटे से पौत्र को बहुत प्रेम करते थे। उसी अंतराल उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, जिसके वजह से राज्य के लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग डर चुके थे। जब इसकी सूचना राजा को मिलती है तब राजा अपने 7 पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम देश यात्रा में जाओ और जो लोग परेशान हैं उन लोगों की सहायता करो। 7 पुत्र जो हैं अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने देश की तीर्थयाटन पे चले जाते हैं। परंतु जाने के पहले उनकी पत्नियां उन 7 पुत्रों को एक गुलाब का फूल देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये फूल खिला है आप समझ लेना कि हम सुरक्षित हैं। उस गुलाब का फूल लेकर 7 पुत्र जो हैं देश यात्रा पर निकल जाते हैं, देश याटन पे निकल जाते हैं और उस अकाल के वजह से जो परेशान लोग थे उन लोगों की सहायता करने लगते हैं। लोगों में ये 7 राजकुमार अनाज बांटते हैं, जगह जगह पर कुआं खुदवाते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कुछ समय के बाद हालात जो है देश का सुधरने लगता है, उस राज्य का हालात सुधरने लगता है। इस बीच में जो छोटी पुत्रवधू थी, यानी राजा के छोटे पुत्र की जो पत्नी थी, वो एक दिन राजमहल की बालकनी में आकर एक छत पर आकर अपना बाल सुखा रही थी और उसी तरफ से एक जादूगर गुजर रहा था। वो छोटी पुत्रवधू जो है वो काफी खूबसूरत थी, जिसे देख करके उस जादूगर का मन मचल गया और वह स्वरूप बदल के एक भिखारी बना और राजमहल के पास भीख मांगने गया। जब वो भीख मांगने गया तो उस राजमहल की दासी ने लाकर भीख दिया, परंतु उसने जोर से कहा कि मैं इस राज्य की भविष्यवाणी करने आया हूँ, इस राज्य के 7 पुत्रों के बारे में बतलाने आया हूँ। यह सुनकर सबसे छोटी जो पुत्रवधू थी वो दौड़कर बाहर आती है ताकि वो इस राज्य की भविष्यवाणी को जान सके, 7 भाइयों के बारे में जान सके। जैसे ही वो बाहर आती है उस पुत्रवधू को यानी कि
के राजा के 7वें बेटे की जो पत्नी थी उसे मोम का पुतला बनाकर अपने झोले में रख लेता है और वहां से चला जाता है, गायब हो जाता है। अगले दिन सभी भाई जब देश यात्रा पर थे तो अपने अपने गुलाब के फूल को देखा तो 6 गुलाब के फूल ठीक रहे पर 7वां गुलाब का फूल मुरझा गया। छोटा भाई परेशान हुआ, आखिर हुआ क्या। तब तक जो है राज्य की हालात सुधार हो चुके थे। सातों भाइयों ने निर्णय लिया कि हमें अपने राज्य भवन में लौटना चाहिए और क्या समस्या है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। सातों भाई राज्य महल की तरफ निकले। तब तक जब तक ये पहुंचते हैं तब तक राज्य के गुप्तचरों ने यह पता लगा लिया था कि छोटी पुत्रवधू के साथ क्या हुआ है और उस जादूगर जहां वो रहता था उसका ही पता लगा चुका था। जब सातों पहुंचते हैं तो निर्णय लेते हैं कि उस 7वीं पुत्रवधू को वापस लाने जाना है। पहले कुछ भाई जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, लेकिन जैसे ही भाई लोग सैनिकों के साथ जो हैं उस गुफा के पास पहुंचते हैं, जादूगर जो हैं उन्हें पत्थर का मूर्ति बना देता है। इसके बाद जब वो लौट कर नहीं आते हैं तो बचे हुए भाई और सैनिकों के साथ जाते हैं। फिर उनके साथ वही होता है जो पहले हुआ था, उन्हें भी पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। वो 7वीं राजकुमारी पुत्रवधू जो थी वो परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आंखों के सामने 7 भाइयों को सैनिकों समेत पत्थर का मूर्ति बना दिया गया था। लोग धीरे धीरे किस्मत का खेल जानकर इस घटना को भूलने लगे। राजा और रानी भी धीरे धीरे इसे भूलने लगे और इस बीच में वो नन्हा राजकुमार जो प्रथम पुत्र का बेटा था वो बड़ा होने लगा। बड़ा होशियार बालक था वो, बड़ा बहादुर बालक था वो। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अपने दोस्तों को पछाड़ दिया, हरा दिया। तब दोस्तों ने उनसे ताना मारा, जब इतने ही होशियार हो और इतने ही बहादुर हो तो अपने पिता और अपने चाचा को क्यों नहीं पत्थर से इंसान बना कर ले आते हो, क्यों नहीं वापस ले आते हो। ये कहानी जानकर, ये ताना जानकर उस राजकुमार, छोटे से नन्हे राजकुमार को ये बात दिल में लगी और वो सीधे राजमहल गया और अपनी दादी उषा से पूछा कि मेरे पिता और मेरे चाचाओं के साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ। शुरुआत में दादी इस कहानी को बताना नहीं चाहते थे, परंतु वो नन्हा राजकुमार खाना पीना छोड़ देता है। इस जिद के सामने दादी साहब को झुकना पड़ता है और वो सारी कहानी जो है उस नन्हे राजकुमार को बतलाती है। नन्हा राजकुमार कहता है कि मैं अपने पिता और अपने चाचाओं को वापस लाऊंगा और यह कहकर वो राजमहल से रथ लेकर गुफा की तरफ बढ़ता है। जब वो गुफा की तरफ जा रहा था, जंगल की ओर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जो है अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रही थी, लड़खड़ा कर जा रही थी। यह देखकर वो नन्हा राजकुमार कहता है, बूढ़ी माँ आप गिर जाओगे, लाओ ये गट्ठर, मैं रथ पर रख कर तुम्हें और तुम्हारे गट्ठर को तुम्हारे घर तक पहुंचा आता हूँ। यह कहते हुए बुढ़िया का गट्ठर वो पकड़ा और रथ पे रखा और बुढ़िया को साथ में लेकर के उसके घर तक पहुंचाया। जब वो घर तक उसे पहुंचा आया तो उस बुढ़िया ने उस राजकुमार से पूछा कि इस जंगल में तुम क्यों भटक रहे हो, यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो। तो राजकुमार बतलाता है कि जंगल में एक जादूगर है जिसने मेरे पिता और मेरे चाचाओं को पत्थर का मूर्ति बना दिया है, मैं उन्हें आज़ाद कराने जा रहा हूँ। बुढ़िया कहती है, बालक वो जादूगर बहुत चालाक है, बहुत शक्तिशाली है, उसे अगर हराना है तो तुम्हें एक युक्ति बनानी होगी, तभी जाकर तुम उसे हरा पाओगे। बुढ़िया की ये बात नन्हे राजकुमार को अच्छा लगा और बुढ़िया ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें उसके गुफा तक ले जाऊंगी। और इस क्रम में एक दिन बुढ़िया जो है उस जादूगर के गुफा तक उसे ले गई और उसे ये कहा कि वो जादूगर प्रत्येक दिन दोपहर में अपने गुफा में नहीं होता है, तभी तुम्हें वहां जाना होगा। एक दिन वो नन्हा राजकुमार उस गुफा में
तब गया जब दोपहर का वक्त था और वो जादूगर अपने गुफा में नहीं था। चुपके से वो अंदर घुसा और वहां देखा कि वहां के बिस्तर पर एक औरत बैठी है। उस औरत को देखकर वो मुस्कुराया। उस औरत को देखकर वो मुस्कुराया और वो पहचान गया कि वो औरत कोई और नहीं, मेरी चाची है। वह औरत भी उस नन्हे राजकुमार को देखी। देखने के कुछ देर बाद उसे पहचान गई, उसे देखकर मुस्कुराई और फिर रोने लगी। बालक ने पूछा, नन्हे राजकुमार ने पूछा, पहले चाची तुम मुस्कुराई, फिर रोने क्यों लगी? तो चाची ने कहा, मुस्कुराए इसलिए कि तुम्हें बाज देखी, और रोना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि जो तुम्हारे पिता और चाचाओं के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। वो जादूगर तुम्हें भी पत्थर का मूर्ति बना देगा। नन्हा राजकुमार कहता है कि उस जादूगर को एक युक्ति से हराना पड़ेगा चाची। तुम्हें उसके साथ प्रेम पूर्वक बात करनी होगी और साथ साथ उसकी कमजोरियों को जानना होगा कि उस जादूगर का कमजोरी क्या है। और वो इतना कहकर वहां से वापस फिर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो जादूगर उस गुफा में आता है और कहता है कि इस गुफा से मुझे इंसान की बदबू आ रही है। बड़े प्रेम से वो नहला कहती है कि आप ही तो हैं जो दिन भर दुनिया भर घूमते रहते हैं, कई प्रकार के इंसानों से मिलते हैं, ये बदबू इंसान की आपसे ही आ रहे हैं। आइए मैं आपको गर्म पानी से नहला देती हूँ। वो मुस्कुराता है जादूगर और कहता है ठीक है। और नहलाने के क्रम में वो सातवीं पुत्रवधू जो थी जिसे जादूगर ने अगवा किया था, वो पूछती है कि मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर आपके जाने के बाद मुझे मेरा क्या होगा, क्योंकि अब तो मैं आप ही के साथ रहती हूँ, आप ही मेरा सब कुछ है, मान सम्मान सब कुछ है। एक दिन अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? वो जादूगर मुस्कुराता है और कहता है डरो मत, मुझे इस दुनिया में मारने वाला कोई नहीं है, मुझे इस दुनिया में मारने वाला कोई नहीं है, मैं मर नहीं सकता। तो वो फिर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया का हर इंसान जो जन्म लिया उसे तो मरना ही है। फिर वो कहता है मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी जो कमजोरी है वो एक तोते में बंद है, और वो तोता यहाँ से 7 समंदर पार एक ऊंची चोटी पर रखा हुआ है, पिंजरे में बंद है, और मेरी जान उसी तोते में है। मुझे मारने के लिए पहले किसी को उस तोता को लाना होगा, तब जाकर वो मुझ पर काबू कर पाएगा। तो वो महिला कहती है, जो सातवीं बेटे की जो पत्नी थी वो कहती है कि अगर कोई वो तोता ले आता है तब क्या होगा? तब तो आप अपने जादू से उसे ही मूर्ति बना सकते हैं। तब वो जादूगर कहता है नहीं, अगर कोई व्यक्ति उस तोता को ले आता है तो मेरी जादू उस पर काम नहीं करेगी। पर लाना इतना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, 7 समंदर पार अफ्रीका में है, उसके अफ्रीका के एक ऊंची चोटी पर रखा हुआ है। वहां जाने के क्रम में बहुत सारी बाधाएं हैं और तोता के चारों तरफ सर्प मंडराते रहते हैं, सर्प का खेल चलता रहता है, इसलिए कोई उसे ला नहीं सकता। इतना जानने के बाद अगले दिन फिर वो जादूगर जो है अपनी गुफा से बाहर देश यात्रा में निकलता है, और इसी बीच में फिर वो नन्हा राजकुमार वहां पहुंचता है और सारी व्यथा, सारी कहानियों को जानता है और जादूगर की कमजोरियों को भी जानता है, और वो वहां से फिर चलता है और निर्णय लेता है कि वो 7 समुद्र पार अफ्रीका जाएगा और उस तोते को ला करके अपने पिता और चाचाओं को आज़ाद करवाएगा, और इस यात्रा को वो प्रारंभ करता है। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचता है, बंबई के समुद्र के किनारे, तो वो नाविकों से बात करता है, पर कोई भी नाविक उसे अफ्रीका ले जाना, 7 समुद्र पार अफ्रीका ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त जो है अफ्रीका जाने के क्रम में कई तूफान आते हैं, हम में से कोई वहां जाना इस वक्त नहीं चाहेगा। वो वहां चुपचाप बैठ जाता है और उसी वक्त एक बालक जो है समुद्र में तैरने के लिए निकल जाता है। वो तैरते तैरते थोड़ी आगे निकलता है और नन्हा राजकुमार देखता है कि उस छोटे से बालक के तरफ एक बड़ी मछली जो है आ रही है, और हालात समझ
समझ सकते हैं कि वो बड़ी मछली छोटे से बालक जो तैर रहा था उसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। यह देख करके वो नन्हा राजकुमार तलवार निकालता है और समुद्र में कूद बैठता है और अपनी तलवार से उस बड़ी मछली का शिकार करता है और छोटे से बच्चे की जान बचा लेता है। वो छोटा सा बच्चा चुपचाप वहां से चला जाता है। अपने घर जाने के बाद अपने पिता को सारी कहानी बतलाता है। पिता यह जान करके उस नन्हे राजकुमार से मिलने के लिए आता है कि आखिर वो राजकुमार है कौन। वो नाविक को व्यक्ति जो है पेशे से नाविक ही था, प्रवृत्त था। वो चाहता था कि छोटे से बालक जिसने मेरे पुत्र की रक्षा की उसे कुछ इनाम दो, परंतु नन्हा राजकुमार कहता है मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से 7 समुंदर पार अफ्रीका जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? नन्हा राजकुमार की जिद के आगे वो वृद्ध नाविक जो है तैयार हो जाता है, परंतु कहता है कि मेरी नाव इतनी मजबूत नहीं है कि इतनी दूर की यात्रा वो तय कर पाएगा। दोनों मिल करके उसके नाव को मरम्मत करते हैं और यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कई प्रकार की बाधा आते हैं, परंतु वो नन्हा राजकुमार खुद को भी मजबूती से बनाए रखता है, अपनी इच्छाओं के ऊपर दृढ़ संकल्पित रहता है और उस नाविक को भी हिम्मत और साहस देता है। अंततः नन्हा राजकुमार उस नाविक के साथ अफ्रीका पहुंचता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद नन्हा राजकुमार उस नाविक से कहता है कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम नाव पे खाने पीने की वस्तु रख लेना, साथ साथ पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर लो, तब तक मैं उस तोते को लेकर आता हूँ जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो आगे बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। उस नन्हा राजकुमार बाधाओं को पार करते हुए इसी बीच में एक दिन वो देखता है कि गरुड़ के बच्चे हैं जो खेल रहे थे और एक अजगर सांप उन बच्चों को निगलना चाहता है। यह देख करके नन्हा राजकुमार अपनी तलवार निकालता है और उस अजगर को मार डालता है। गरुड़ का बच्चा जो है अपनी माँ के घोंसले में जाने जाता है और वहाँ अपनी भाषा में ही अपनी माँ को सारी कहानी समझाता है। वो गरुड़ की माँ, बच्चे की जो माँ है, नन्हे राजकुमार के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को जान बचाई है, इसके लिए धन्यवाद। और ये भी पूछना चाहती है कि तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? नन्हा राजकुमार सब कुछ बताता है कि मैं तोते की तलाश में आया हूँ, क्योंकि उस तोते में एक जादूगर की जान बची हुई है। वो जादूगर ने मेरे पिता और मेरे चाचाओं को पत्थर का मूर्ति बना दिया है, साथ साथ मेरी चाची को अगवा कर लिया है, इसलिए मैं उस तोते को प्राप्त करना चाहता हूँ। गरुड़ जो है कहता है कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत ऊंचाई पर है, अक्सर बहुत सारे सांप तुम्हें वहाँ मिलेंगे, बहुत कठिन यात्रा है। नन्हा राजकुमार कहता है कि मैं इसी कार्य के लिए आया हूँ और इस कार्य को मैं पूरा करूँगा। उसके इस दृढ़ संकल्प के ऊपर गरुड़ कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगी और तुम्हारी सहायता भी करूंगी। इस बीच में भगत कहते हैं कि दादी आप ये बताओ, नन्हा राजकुमार और उस पक्षी के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो कैसे हुआ होगा? क्या वो नन्हा राजकुमार उस पक्षी की बातों को जानता था, उसकी भाषा को जानता था? दादी कहती है ये तो मुझे नहीं पता भगत, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि दोनों ने एक दूसरे के इशारों को समझा होगा और इशारों को समझ करके एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया होगा। इसके बाद भगत कहते हैं दादी आगे क्या हुआ? क्या उस राजकुमार को वो तोता मिला? कहानी दादी फिर आगे सुनाती है और कहती है कि गरुड़ और नन्हा राजकुमार उस तोते की तलाश में जंगल की ओर जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर तोता था वहाँ पे सर्प थे। गरुड़ ने सर्पों को मार दिया और वो राजकुमार जो है उस तोते की पिंजर को अपने हाथ में लेकर वापस समुद्र के किनारे उस नाविक के पास आ गया और पुनः जो है उस नाव पे बैठ करके जो है वो अपने देश वापस आए। और देश वापस आने के बाद फिर वो उसी जादूगर के गुफा के पास पहुंचा और जादूगर की गुफा के पास पहुंचते पहुंचते उस तोता को उसने पिंजर से बाहर निकाला, उसके गर्दन को हाथ में रखते हुए धीरे से मरोड़ना शुरू कर दिया और जब तोते के गर्दन को जब मरोड़ने लगा तो जादूगर के भी गर्दन में ऐंठन होनी शुरू हो गई।
गया कोई जो है उस तोता को यहाँ ले आया है। वो तुरंत वहां से गुफा से बाहर निकला और देखा एक नन्हा राजकुमार के हाथों में वो तोता है। वो जादूगर दौड़कर झपटना चाहता था उस नन्हे राजकुमार के ऊपर, तब तक नन्हे राजकुमार ने उस तोते की एक टांग तोड़ डाली। और जैसे ही वो तोता का टांग तोड़ता है, वो जादूगर के भी पैर टूट जाते हैं, वो गिर जाता है। अब जादूगर अपने प्राणों की भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। परंतु इतना आसान नहीं था। नन्हा राजकुमार कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, परंतु सबसे पहले मेरे पिता, मेरे चाचा और सैनिकों को आजाद करो। जादूगर ने नए राजकुमार के पिता, चाचा और सैनिकों को आजाद कर दिया। उसके बाद वो अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। इस पर वो नन्हा राजकुमार कहता है कि मेरे राज्य में दुष्टों के लिए कोई जगह नहीं। इतना कहते ही वो नन्हा राजकुमार उस तोते की गर्दन को जोर से ऐड करके उस तोते को मार देता है। और इसके बाद वो जादूगर फिर मर जाता है। जादूगर के मरने के पश्चात वो नन्हा राजकुमार गुफा में जाता है और अपनी चाची को बाहर लेकर आता है और फिर सभी के साथ वो अपने राजमहल की ओर लौटता है। चारों तरफ राजमहल में खुशियां ही खुशियां थी और उस नन्हे राजकुमार की बहादुरी का चारों तरफ डंका बजा हुआ था कि उस छोटे से बालक ने अपनी होशियारी और बहादुरी से अपने पिता और अपने चाचा को उस जादूगर के चंगुल से बचा लिया और अपनी चाची को भी वहां से ले आया। इसके बाद दादी कहती है किस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिला? भगत ये बताओ। भगत कहते हैं कि वो राजकुमार दृढ़ संकल्पी था, इसलिए वो जीत गया। इसके बाद दादी कहती है कि दृढ़ संकल्पी तो था, बहादुर तो था, होशियार भी था, लेकिन सबसे बड़ी ताकत उसमें क्या थी कि उसने यात्रा के दौरान जो लोग भी मिले उसे उसने संगठित किया, उसकी सहायता किया और तब जाकर उसे जीत मिली। तो वैसे भी कहा जाता है किसी बाधा को लड़ना है तो आपको खुद के लिए सहायता के मार्ग बनाने होते हैं और जो लोग आपसे मिलते हैं उनकी सहायता करनी होती है और इरादा पक्का हो तो हर मंजिल जो है, कठिन से कठिन मंजिल भी जो है आसान बन जाता है। इतना कहने के बाद, ये कहानी सुनाने के बाद भगत सिंह की दादी कहती है भगत जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं दादी आगे सुनाओ ना, और कुछ सुनाओ ना। दादी गुस्सा जाती है, कहती है किशन को बुलाऊं क्या? और धीरे से किशन सिंह की आवाज लगाती भी है। तो भगत कहते हैं गुस्साती क्यों हो दादी, मैं जाता हूँ पर मुझे रात में डर लगता है, चलो मुझे तुम मेरे कमरे तक छोड़ आओ। फिर दादी कहते तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें अपने घर में ही डर लगे। अच्छा दादी मैं जाता हूँ। फिर भी जाने के क्रम में भगत को कहते हैं कि दादी मैं छोटी चाची के साथ जाकर सो जाऊं? दादी कहती है ठीक है जा सो जा। भगत सिंह वहां से निकलते हैं। उनकी छोटी चाची का कमरा बहुत दूर नहीं था, नजदीक नहीं था। वहां पहुंचकर दरवाजा को खटखटाते हैं। उनकी छोटी चाची का नाम था हुकुम कौर। दरवाजा खटखटाने के बाद हुकुम कौर जो है दरवाजा खोलते हैं। भगत सिंह कहते हैं चाची आज क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? चाची बहुत प्यार प्रेम से कहती है आजा आजा पुत्र सो जा। और वो उनके बिस्तर पे चला जाता है। वहां पहुंच करके अपने चाची से कहता है कि दादी ने मुझे एक राजकुमार की कहानी सुनाई। वो राजकुमार बहुत होशियार और बहादुर था। उसने अपने पिता और चाचाओं को एक जादूगर के चुंगल से बचा लिया था। क्या मैं भी अपने चाचाओं को बचाकर ला सकता हूं? हुकुम कौर जो है भगत सिंह की चाची को सोचते हुए कहते क्यों नहीं पुत्र, बड़े चाचा को तो तुम ला ही सकता है। छोटे चाचा को लाना मुश्किल है पर बड़े चाचा को तो तू ला ही सकता है। तो भगत सिंह कहते हैं छोटे चाचा को क्यों नहीं ला सकता मैं? तो हुकुम कौर चाची उनकी कहती है मरने वाले कहाँ वापस आते हैं पुत्र, जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जो मर चुके हैं वो वापस कहाँ आ पाते हैं। तो भगत सिंह के अंदर अब अपने छोटे चाचा यानी स्वर्ण सिंह के बारे में जानने की ललक उत्पन्न हो जाती है कि आखिर उनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह के ऊपर क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना घटी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। वो चाची से कहते हैं चाची बतलाओ ना,
छोटे चाचा स्वर्ण सिंह के साथ क्या हुआ था। चाची कहती है, ठीक है पुत्र, जान ले। तेरे अजित चाचा यानी बड़े चाचा और छोटे चाचा दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था पुत्र, अटूट प्रेम था। अजित चाचा तुम्हारे जो लिखा करते थे लेख, उस लेख को तुम्हारे छोटे चाचा जो हैं लोगों तक पर्चे बनाकर बांटा करते थे और यह क्रम जारी रहा। हर दिन ये काम दोनों मिलकर करते थे, लेकिन कुछ गद्दारों ने, कुछ भेदियों ने तुम्हारे चाचा को यानी तुम्हारे छोटे चाचा को की सूचना जो है अंग्रेजों को दे डाली। ये भेदिए बड़े चालाक होते हैं पुत्र। चेहरे के सामने तो जी हाँ कहते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ही करेंगे, लेकिन उनके मन में काला चोर बैठा होता है, लालच का सियार बैठा होता है। जब वो वहां से चले जाते थे तो उनकी सूचना, तुम्हारे छोटे चाचा स्वर्ण सिंह की सूचना उन भेदियों ने अंग्रेजों को दे डाली थी। यहाँ तक कि हमारे परिवार के कुछ रिश्तेदार भी तो हमारे भेदिए ही हैं, जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उन लोगों ने भी उनकी सहायता की थी और वो भेदों की सूचना प्राप्त होकर के एक दिन अंग्रेजों ने तुम्हारे छोटे चाचा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 सालों की सजा सुनाई गई। ये घटना जो है उस वक्त की थी जब रॉलेट एक्ट लाया जा चुका था, उस वक्त की घटना थी। 6 साल उसके पहले, रॉलेट एक्ट के पहले की घटनाएं थी जो चलती चली जा रही थी। अब जो है उन भेदियों की बात की जाए तो गिरफ्तार, तुम्हारे चाचा गिरफ्तार हो चुके थे। जेल, 2 साल का जेल सुनाया गया था। जेल में उनसे कोल्हू चलाने के लिए कहा जाता था। जब वो थक जाते थे उन पे कोड़े बसाए जाते थे। जब 2 सालों के बाद तुम्हारे चाचा जेल से वापस आए थे तब ये सारी कहानी मुझे बतलाते थे। वो कहते थे कि मुझे तपेदिक के बीमारियों के साथ रखा गया है, मुझे तपेदिक से अंग्रेजों ने संक्रमित किया है और मेरे ऊपर काफी यातनाएं दी गई हैं। और एक दिन उसी तपेदिक की वजह से तुम्हारे चाचा, स्वर्ण चाचा जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इस घटना के पश्चात तुम्हारे बड़े चाचा अजीत सिंह जो है कहीं दूर चले गए और ये कहकर दादी माँ से गए थे कि मैं वापस आऊंगा, संगठित होकर आऊंगा और एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकूंगा। पर जब से वो गए तब के बाद से कभी वापस नहीं आए। दादी कहा करती है अपनी पूजा में कि अजित सिंह के बारे में, तुम्हारे बड़े चाचा के बारे में कि रब उनका ख्याल रखे। तो भगत सिंह कहते हैं दादी तो बस दिल को दिलासा देती होगी। रब कहाँ किसी की जान लेता है और रब कहाँ किसी को बचाता है। सच कहो तो इस देश में रहने वाले सभी लोगों का रब जो है वो तो अंग्रेज बन चुके हैं। इस पूरी कहानी को बतलाते वक्त जो है तुम कौन, यानी भगत सिंह की छोटी चाची की आंखों में आंसू आ चुके थे। भगत सिंह अपने चाची को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मैं अपने चाचाओं को वापस लाकर रहूंगा और इन अंग्रेजों को सबक सिखाऊंगा। इसके बाद उनकी छोटी चाची कहती है पुत्र सो जा, बहुत रात हो चुका है। परंतु भगत सिंह कहते हैं हम सोने तो चले गए, परंतु रात भर मेरी छोटी चाची की आंखों में आंसू आती रही। वो सुबक कर रोती रही और मैं उन आंसुओं और उन आवाजों को सुनता रहा। मन और दिल मेरा भी द्रवित हो चुका था और उसी वक्त मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं अपने बड़े चाचा को जरूर लेकर आऊंगा और अंग्रेजों को सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, उस छोटी सी उम्र में देश के प्रति जो भावना थी वो बहुत बड़ी भावना थी। 6 साल की उम्र में देश के प्रति इतनी बड़ी लगाव, अपने चाचा के प्रति इतनी बड़ी लगाव और इस देश के दुश्मनों के प्रति जो नफरत उसके मन में पैदा हुआ वो काबिल तारीफ था। और वो उनकी
उनकी मृत्यु तक जिंदा रहा। जब तक भगत सिंह जिंदा रहे वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बिगुल जो हैं बजाते रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारियों को मेरा सख्त नमन, जो बचपन से ही, जो पैदा ही हुए थे इस देश के लिए मर मिटने के लिए, जो पैदा हुए थे इस देश के लिए मर मिटने के लिए, उन्हें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं थी। मुझे याद है कि जब उनका विवाह का वक्त था तो भगत सिंह ने कहा था, मेरी शादी तो हो चुकी है, मैं तुम्हें कैसे, जो उनकी पत्नी होने वाली थी उनसे कहा था कि मैं तुम्हें क्या समय दे पाऊंगा, मैंने तो इस देश की सेवा करने का प्रण उठा लिया है और इसमें ही मेरा सारा वक्त चला जाएगा, तो मैं तुम्हें कोई समय नहीं दे पाऊंगा। सोच लीजिए, जिस इंसान के मन में देश के प्रति इतनी बड़ी भावना है, वो इंसान कितना बहादुर रहा होगा, उनका दिल कितना मजबूत रहा होगा, इरादे कितने पक्के रहे होंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ऐसे महान क्रांतिकारियों को मेरा सत नमन, मेरा सत नमन है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, ये कहानियाँ आपको झकझोरती है, आपको हौसला देती है, आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, हो सके तो बड़ा कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि इस कहानी को जानकर वो लोग भी अपने आप को मोटिवेट कर सके, अपनी बुलंदियों को ऊंचा रख सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका समर्थन, आपका सपोर्ट पाकर मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे कई वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।